नमस्ते दोस्तों, ड्रामा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वीन ऑफ टीयर्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सुचोल हेन का भाई उन पर बात कर रहा होता है और कहता है आजकल कैसे यूजलेस आर्टिकल्स छप रहे हैं। मेंशन क्यों नहीं करते कि मैंने बिना बताए 200 मिलियन वॉन डोनेट किए हैं। जानता हूँ मैंने नाम रिवील नहीं किया, बट मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं हूँ जिसने वो पैसे दान किए हैं। PR टीम इसलिए तो होती है। पीछे से हेन आती है और उसके सर पर मारती है। उसका भाई गुस्से में बोलता है तुमने मुझे क्यों मारा। वो फिर से मारने जाती है तो वो डर के पूछता है क्या हुआ, मुंह का इस्तेमाल करो ना, हाथों का नहीं। हेन बोलती है मुझे अवॉइड मत करो वरना मैं और तेज मारूंगी और तुम रोने लगोगे। फिर वो उसे किक मारती है और घूसा भी मारती है। वार्निंग देती है कि मेरा हस्बैंड ना तुम्हारा दोस्त है ना तुमसे छोटा है, आइंदा से मेरे पति की बेइज्जती की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वे उसे चिल्ला के बोलती है जवाब दो। तो सुचोल बोलता है ठीक है मुझे समझ आ गया। हेन फिर ये कह के चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो पीछे से सुचोल फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है ये पागल चुड़ैल है, खुद अपने पति को हर समय बुली करती रहती है और मुझ पर गुस्सा हो रही है। ये सीरियसली एक साइकोपैथ है। हेन मुड़ती है और सुचोल को घूरती है। सुचोल घबराकर बोलता है आपको नहीं बोल रहा था दीदी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योनवू और उसका दोस्त बैठकर पी रहे होते हैं। दोस्त बोलता है सबको लगता है कि तुम्हें हेन से तलाक लेने के बारे में सोचना चाहिए और उसके साथ लाइफ गुजार लेनी चाहिए। फिर वो ह्योनवू की तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम रो रहे हो। ह्योनवू सर हिलाकर मना करता है। दोस्त बोलता है क्या तुम ऑलरेडी ड्रंक हो। ह्योनवू सर हिलाकर हाँ बोलता है। दोस्त बोलता है क्या है ये, तुम मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हो। ह्योनवू बोलता है सही में, अपेरेंटली मैं क्यूट लगता हूँ जब मैं नशे में होता हूँ। वो कहती है ये मेरा स्पेशल मूव है। दोस्त बोलता है कौन बोलती है। ह्योनवू कहता है हेन ने बोला था कि मैं क्यूट था। दोस्त तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो क्या। ह्योनवू रोने लगता है और बोलता है मैं ऐसा क्यों था, मैं क्यूट क्यों था, मैंने अपना स्पेशल मूव क्यों यूज किया और क्यूट क्यों लगा, मैंने उसको क्यों अट्रैक्ट किया, उस वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर मैं क्यूट नहीं बना होता तो हम दोनों ने शादी नहीं की होती। दोस्त जोर जोर से हंस लगता है और हंसते हुए बोलता है इस पागल आदमी को नशा चढ़ गया है। दोस्त बोलता है उठो खड़े हो, मेरी वाइफ मुझे कॉल कर रही है और हमारे बेबी के लिए डायपर्स खरीदने के लिए बोल रही है। ह्योनवू रोते हुए मना करता है कि वो घर नहीं जाएगा। दोस्त बोलता है क्यों नहीं जाओगे। ह्योनवू बोलता है क्योंकि मैं ड्रंक हूँ, मैं बहुत क्यूट बन जाता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा नशे में होता हूँ। मैं हमेशा से ही योंगदू-री में पियर ट्री हाउस में रहने वाला एक क्यूट लड़का कहलाया जाता था। ये मेरा नेचर है, मैं ऐसे ही पैदा हुआ था, मैं क्या कर सकता हूँ। ह्योनवू बोलता है मुझे यहीं छोड़ दो, मैं घर ठीक हालत में पहुँचा दिया जाऊँगा। दोस्त पूछता है कैसे, कौन पहुँचाएगा। ह्योनवू बोलता है वो लोग सारे स्कैंडल्स रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो मुझे सही सलामत घर पहुंचा देंगे। ह्योनवू रोते रोते बोलता है जब मैं डाली में से पत्तों को तोड़ता हूँ ये चेक करने के लिए कि मुझे डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हर बार नो का आंसर आता है। एक भी पत्ता मेरी तरफ नहीं है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरी साइड हो। दोस्त बोलता है तो इसका मतलब ये तुम्हारी किस्मत है। ह्योनवू रोता है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मेरी तरफ कोई क्यों नहीं है। उसका दोस्त बोलता है मुझे तो अपनी तरफ कोई भी नहीं चाहिए, बस एक बिल्डिंग मेरी तरफ होनी चाहिए। बिल्डिंग कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा रहती है। ह्योनवू रोते रोते बोलता है जाओ तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चे के लिए डायपर लो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मैं भी घर जा रहा हूँ। फिर वो लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर निकलता है और उसका पीछा 2 आदमी कर रहे होते हैं जो अपेरेंटली क्वींस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए होते हैं ताकि कोई स्कैंडल ना हो। ह्योनवू गाते गाते जा रहा होता है और उनको बोलता है मैं एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी से परेशान होके रोते रोते घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते हो। वो उसे देखते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्योनवू घर पहुंचा। घर पहुंच के हमें दिखता है कि हेन जगी है और वो लैपटॉप में कुछ कर रही है। ह्योनवू घर पहुंच के हेन के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। हेन उसकी आवाज़ सुन के अपने कमरे के अंदर तरफ खड़ी होती है। हेन इंतज़ार करती है कि ह्योनवू दरवाज़ा खोलेगा, पर ह्योनवू बिना दरवाज़ा खोले वहाँ से चला जाता है और हेन डिसअपॉइंट होकर अपने बेड पर दोबारा चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि हेन अपने लैपटॉप में ह्योनवू के इंटरव्यू की पिक्चर्स सिलेक्ट कर रही होती है। सीन में हम देखते हैं ह्योनवू अपना लॉयर आईडी दिखा रहा होता है। उसी वक्त पीछे से कुछ लोग उसके बारे में बात करते हैं। एक आदमी बोलता है क्या ये क्वींस डिपार्टमेंट का दामाद है। दूसरा आदमी बोलता है दामाद कहाँ, ये उनका बटलर है, ये अपने रिश्तेदारों के रायते को समेटता है। दूसरा आदमी बोलता है क्या इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। पहला आदमी बोलता है अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वो उस परिवार में शादी ना करता। तो सारे लॉयर्स के नाम पे एक एम्बैरसमेंट है। हम हेन की आंटी बॉम्जा को देखते हैं जो जेल में बंद है।
ह्योनवू उन्हें एक किताब देता है जिसके अंदर टीथ फ्लॉस होता है और वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। ह्योनवू, मुझे कब तक जेल में लॉक्ड अप रहना पड़ेगा? मुझे लगा था कि मेरे पैसे के हेर फेर की बात को सोल ही ने रिपोर्ट किया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके बाल खींच दिए। ये कोई इतना बड़ा क्राइम तो नहीं है। ह्योनवू बोलता है उसे 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट लगा था। वमजा बोलती है, डैम इट, मुझे ऐसे मारना चाहिए था कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। वही तो कारण है जिस वजह से मेरी माँ मर चुकी है। मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ उससे। फिर वो ह्योनवू को देख के बोलती है, तुम्हें पता है ना रिवेंज लेना मेरी स्पेशलिटी है। ह्योनवू बोलता है, मैं इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखता हूँ मैम। वो कहती है, मेरे तीनों एक्स हस्बैंड कंट्री छोड़ चुके हैं। मैंने उनको और उनके रिलेटिव्स को नर्क का रास्ता दिखाया है, इतना परेशान कर दिया था। ह्योनवू बोलता है, जो मैरिड कपल होते हैं वो इवेंचुअली सेपरेट भी हो सकते हैं, आपको उनसे रिवेंज लेने की क्या जरूरत थी? डिवोर्स जो होता है ना वो ब्रूटल और मेसी होता है। बेस्ट सोल्यूशन होता है कि उन दोनों में से एक मर जाए। अगर दोबारा शादी करके डिवोर्स करूंगी तो मैं तुमको अपना केस लड़ने को कहूंगी। ह्योनवू बोलता है कि आप अभी से ही दूसरा डिवोर्स लेने की क्यों सोच रहे हो? वो कहती है, किसी रीजन से मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज और जो डिवोर्स है वो हैंड इन हैंड जाते हैं, बल्कि मैरिज और हैप्पीनेस की जगह। ह्योनवू उसकी बात से अग्री करता है। फिर वो पूछती है, क्या कहा तुमने? वो कहता है, कुछ नहीं। सीन में दिखाते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स क्वींस टाउन के बाहर खड़े रहते हैं और रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। टाउन में यांग मी सुक, जो कि चेयरमैन की लेट वाइफ है, उनकी मेमोरियल सर्विस चल रही होती है। हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स एक एक करके अराइव कर रहे होते हैं। रिपोर्टर्स बोलते हैं कि इस साल होंग बॉम्ब सुक, जो कि चेयरमैन का सबसे बड़ा बेटा होता है और क्वींस डिपार्टमेंट का फॉर्मर CEO होता है, वो हवाई से फ्लाई करके अपनी मम्मी की मेमोरियल सर्विस में आ रहा होता है। इंटरेस्ट जानने में होता है कि बाप और बेटे के बीच इतने सालों से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका रिकन्सिलिएशन होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि होंग परिवार के सारे सन इन लॉ मेमोरियल सर्विस का खाना बना रहे होते हैं। कि ह्योनवू पूछता है कि तुम में से फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कौन है? तो एक दामाद बोलता है, इसकी फैमिली तो आर्किटेक्चर। दूसरा दामाद है वो बोलता है, मेरी फैमिली जो है वो स्कल्पचर के उसमें है। तो ह्योनवू उन सबको देखता है और कहता है कि टैलेंट का कितना बड़ा वेस्ट है। उतने में सूचौल आता है एक नए दामाद को लेके और अपने बाकी सारे ब्रदर इन लॉ से मिलवा रहा होता है कि ये हमारे एक नए दामाद हैं। सूचौल बोलता है, पहले के ज़माने में पावरफुल फैमिलीज होती थी, उनमें ये ट्रेडिशन होता था कि मेमोरियल सर्विस में घर के बेटे खाना बनाते थे। चेयरमैन है, उनका बहुत दिलचस्पी है कि रॉयल फैमिली के ट्रेडिशंस को हमारा परिवार फॉलो करे, इसलिए इस ट्रेडिशन में हमें गर्व करना चाहिए। तो ह्योनवू बोलता है कि अगर ये इतनी ही गर्व की बात है तो तुम मदद क्यों नहीं करते हो? सूचौल बोलता है, लास्ट ईयर ही मैंने चर्च जाना शुरू किया था, तो ये मेरे रिलीजन के खिलाफ है। ह्योनवू हंस के बोलता है, मैं तो पैदा ही क्रिश्चियन हुआ था। सूचौल थोड़ा अटकता है और फिर बोलता है, एक्चुअली मुझे ऑयल की स्मेल्स बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सूचौल अपने सारे ब्रदर इन लॉज को धन्यवाद करता है उनके हार्डवर्क के लिए और ये कह के वहाँ से चला जाता करते हैं। ह्योनवू आसपास देखता है और कहता है, वैसे कहने को तो ये मेमोरियल सर्विस होंग फैमिली की है, लेकिन प्रिपरेशन में एक भी होंग नाम का नहीं है, सबके सरनेम अलग अलग है। दूसरा दामाद बोलता है, मेरी मम्मी ने अगर मुझे ये काम करते हुए देख लिया तो वो क्या बोलेंगी? ह्योनवू बोलता है, हमें अभी अपने घर में हम कितने प्रेशियस हैं वो बात नहीं करनी चाहिए। ये कहते ही वह नए दामाद की तरफ देखता है और उसे बोलता है, वेलकम टू क्वींस। उतने में ही एक और दामाद नए दामाद को एप्रन पहनाता है और बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ से भाग जाता, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रेस हेन की मम्मी से कहती है कि जेड ग्रीन कलर हर किसी पर सूट नहीं करता, बट मैम आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हेन की मम्मी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सोल्ही एंटर करती है। हेन की मम्मी सोल्ही से बोलती है, आपके लिए मैंने हैंडबुक रखा था, आपने वो पहना क्यों नहीं? सोल्ही बोलती है, ये एक फैमिली इवेंट है तो मैं अपने रूम पे ही रहूँगी, मेरा आना ठीक नहीं लगेगा। हेन की मम्मी बोलती है, पिछले 20 सालों से आप हमारी फैमिली के साथ रह रही हैं, तो आप भी तो फैमिली का एक पार्ट ही हैं। अगर आप मेमोरियल सर्विस में नहीं आएंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि हम आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आपको मिसट्रीट करते हैं। इतने में ही जब वो बोल रही होती है तो चेयरमैन आता है और बोलता है, कौन किसको मिसट्रीट कर रहा है? वो सोल्ही की तरफ देखता है और उससे बोलता है, क्यों सोल्ही, तुमने हैंडबुक क्यों नहीं पहना अभी तक? सोल्ही बोलती है, मैं अभी हैंडबुक पहन लेती हूँ। हेन की मम्मी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, किसने सोचा था कि मुझे मेरी सासू माँ से ज़्यादा ससुर की गर्लफ्रेंड परेशान करेगी। तो यहाँ हम अपना पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि मेमोरियल सर्विस कैसे जाती है